बात करेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने एक बार फिर से मुस्लिम दलित वोटों को लेकर इसे साधना शुरू कर दिया है। मायावती ने मुसलमानों को साधने के लिए मदरसा सर्वे पर सवाल खड़े किए और आज मायावती ने प्रधानमंत्री पद को बड़ा बयान उसको लेकर दिया। ब्रिटेन में भारतवंशी ऋषि सुनक के हाथ में सत्ता की कमान आते ही भारत ने भी किसी मुस्लिम के पीएम न बन पाने को लेकर जारी बहस के बीच मायावती ने अब इस बहस को यह कहते हुए नया मोड़ दे दिया कि आजाद भारत के इतिहास में आज तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है। मायावती ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय मूल के श्री ऋषि सुनक के अंततः ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने पर यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में ट्विटर वॉर, आरोप प्रत्यारोप और इधर उधर की बात जारी है, किंतु उस राजनीतिक हक और इंसाफ की बातें नहीं की जा रही जिस कारण देश में अभी तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है। लेकिन मायावती के इस ट्वीट पर सबसे पहले भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। रोज ट्वीट कुछ ना कुछ हर नेता करता रहता है, लेकिन ऋषि सुनक जी भारतवंशी हैं और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में कब किसको कहाँ बैठने का अवसर मिलेगा, यह लोकतंत्र में देश का मतदाता जनता की अदालत के माध्यम से तय करने का काम करता है। दलितों के सबसे मसीहा के रूप में स्थापित करने का सपना देखते देखते उनका सपना टूट गया और दलितों की सेवा में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है वो सब कोई जानता है। दलितों की भागीदारी और दलितों का सम्मान इस स्तर का है जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री पद को लेकर मायावती के ट्वीट से पहले बुधवार को मायावती के भतीजे और बसपा के युवा चेहरे आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया था कि नोटों पे अगर किसी की तस्वीर होनी चाहिए तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हो। लेकिन एक के बाद एक इन मुद्दों के जरिए बसपा एक बार फिर दलित वोटों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है। आदरणीय बहन जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इन 70 वर्षों में अगर देश का कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है तो ये बहुसंख्य दलित समाज के बहुजन समाज के लोगों की घोर उपेक्षा है और इस देश में दलित प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। और मैं पुरजोर जनता से ये अपील करूंगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो दलित प्रधानमंत्री के लिए वोट करें, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए वोट करें, बहुजन समाज के लिए वोट करें। देश के प्रधानमंत्री का पद कौन संभालेगा, इसके लिए बाकायदा एक चुनावी और संसदीय प्रक्रिया होती है। लेकिन ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन के बहाने देश के राजनीतिक दलों ने पीएम पद को लेकर अलग ही बहस छेड़ दी है, जिसमें किसी को पीएम पद पर किसी को धर्म विशेष का व्यक्ति चाहिए तो किसी को जाति विशेष का। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जेल से बाहर आए हुए आजम खान को अभी चंद महीने ही हुए हैं, लेकिन आजम खान को एक और बड़ा झटका लग गया। बिल्कुल 3 साल पुराने हेट स्पीच मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी। लेकिन इस फैसले के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई है। अदालतों के जिन गलियारों की बदौलत 2 साल बाद आजम खान जेल में रहते हुए 10वीं बार विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे, आज उसी अदालत के एक फैसले ने आजम खान के सियासी सफर पर विराम लगा दिया। तीन साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक मामले में आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना लगा दिया। लेकिन ये सजा सुनने के बाद आजम खान ने अपने चिर परिचित अंदाज में फैसले को लेकर तंज कस दिया। बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, उस बिना पर बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया। कुछ नहीं, सारा जीवन ही संघर्ष का है। 27 महीने एक तनहा कोठरी में अकेला जेल काट के आया हूँ, 5 महीने कोरोना में रहा हूँ, 1.5 महीने में 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, फिर भी चल रहा हूँ आपके साथ। सियासत में आजम खान की पहचान ऐसे नेता के तौर पर है जो चुनावी मंच से अपने विरोधियों पर किसी भी तरह के जुबानी हमलों से नहीं चूकते हैं। ऐसे ही जहर बुझे बयानों के लिए
आजम खान पर मुकदमे और नोटिस तो कई बार जारी हुए, लेकिन 2019 में चुनावी सभा में दी गई हेट स्पीच इस बार आजम खान के लिए भारी पड़ गई। हमने एक सत्य की लड़ाई लड़ी थी और ईश्वर के आशीर्वाद से उसमें पहली सफलता आज हमें मिली है। उसमें जो अधिकतम तीनों धाराओं में जो सज़ा थी 3 साल, वो 3 साल की सज़ा इनको मिली है और मुझे आगे भी पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने मुकदमे हैं उसमें हमें न्याय मिलेगा। अदालत से 3 साल की सजा मिलने के चंद मिनटों बाद ही आजम खान बेल मिलने के बाद जेल जाने से तो बच गए, लेकिन आज के फैसले के बाद आजम खान अब विधानसभा नहीं जा सकेंगे, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की सजा मिलते ही आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। तो इस पूरे मामले पर सबसे अहम ये रहा कि विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है, जमानत तो मिली है, लेकिन अब कुल मिलाकर के रामपुर का माहौल कैसा है, आगे के लिए आजम क्या रास्ते निकाल सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान से सीधा ग्राउंड पर जुड़ करके। उबैदुर, अब किस तरीके की बातें चल रही हैं, आगे का स्टैंड क्या हो सकता है आजम का? देखिए, जो रामपुर की सियासत है उसमें यही चर्चा है कि आजम खान की सदस्यता अगर रद्द हो जाती है, जिस तरह से उनको आज सज़ा हुई है, तो जाहिर सी बात है 2 साल से ज़्यादा की उनकी सज़ा है, 3 साल की उनको सज़ा हुई है, तो उनकी सदस्यता रद्द होती है। उसके बाद उपचुनाव होंगे, तो ऐसे में राजनीतिक माहौल तो बदलेगा ही रामपुर का, लेकिन आजम खान के जो विरोधी हैं उनमें खुशी की लहर है, तो वहीं आजम खान के समर्थकों में मायूसी है, क्योंकि उनके नेता को सज़ा हुई है किसी मामले में, और जो हेट स्पीच का मामला था और आचार संहिता उल्लंघन का, तीनों धाराओं में अदालत ने आजम खान को दोषी ठहराया और मैक्सिमम सज़ा जो 3 साल की थी वो सुनाई, साथ में जुर्माना लगाया अदालत ने। तो आजम खान के लिए ये एक बड़ा झटका है, लेकिन जब अदालत से वो निकल रहे थे और हमने उनसे बात की कि क्या आप मायूस हैं, क्या हिम्मत टूट रही है, तो आजम खान ने कहा कि जीवन टूट सकता है लेकिन हिम्मत नहीं टूट सकती, क्योंकि 70 के दशक से जो उसका संघर्ष आजम खान का राजनीतिक शुरू हुआ था, तो आजम खान ने जो जंग लड़ी वो रामपुर नवाब घराने से लड़ी, उस ज़माने में जब आजम खान एक मध्यम परिवार से आते थे, और आज की तारीख में आजम खान का वर्चस्व है रामपुर की राजनीति में, तो आजम खान आसानी से डिगने वाले नहीं है। यही वजह थी कि आजम खान अपने हौसलों को बुलंद, ये कह रहे हैं कि 5 बड़े ऑपरेशन के बाद 1.5 महीने के भीतर भी आपके बीच चलता हुआ नजर आ रहा हूं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए उबैदुर। एक तरफ आजम खान को अदालत से बड़ा झटका लगा, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस भेज दिया। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के उस बयान पर नोटिस जारी किया है जिसमें अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। और अखिलेश यादव ने रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के बाद आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से मुस्लिम और यादव वोटर्स के नाम हटा दिए थे। और इसी मामले पर चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस जारी करते हुए उनके आरोपों पर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के सबूत मांगे हैं। तो चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को उनके आरोप साबित करने और सबूत देने के लिए 10 नवंबर तक का वक्त दिया है, क्योंकि ये आरोप अखिलेश यादव ने खुलकर कई बार लगाए थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 20 साल से राजनीति में सक्रिय ओपी राजभर। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन बनाने के बाद अब बिहार में भी राजनीति करने के सपने देखने लगे हैं। और अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आज ओपी राजभर पटना पहुंचे, जहां के गांधी मैदान में उन्होंने बिहार में अपनी पार्टी की जड़ें जमाने की कोशिश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जड़ें जमाने में जुटे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब बिहार में भी किस्मत आजमा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सावधान रैली करने पहुंचे और बिहार की जनता से नीतीश कुमार से सावधान रहने की अपील की। हम हमेशा सरकार को निशाने पर लेते हैं, जो सत्ता में रहता है उसी से ना। जैसे अब नीतीश जी की बात ले लीजिए, सरकार में है, इन्होंने प्रेस करके आपके सामने कहा कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, 20 लाख हम नौकरी देंगे। तो जातिवार जनगणना कराएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। नेताओं ने जो वादा खिलाफी किया है, इससे नेताओं से विश्वास जनता का उठ गया है। ओपी राजभर ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि नीतीश कुमार यूपी में आएंगे तो धूल फेंकेंगे, क्योंकि वो बिहार में किए गए वादे पूरे किए बिना यूपी के रास्ते दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओपी राजभर ने लखनऊ से 26 सितंबर को सावधान यात्रा शुरू की थी,
और यूपी के तमाम जिलों से होते हुए राजभर की सावधान यात्रा बिहार की राजधानी पटना में खत्म हो गई। इसके जरिए ओपी राजभर जाति विशेष के बलबूते उस बिहार में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, जिसकी सियासत पहले ही दशकों से जातीय समीकरणों में जकड़ी हुई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके पैतृक गांव इटावा के सैफई में अंतिम क्रिया पूरी करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाराबंकी में एक और शोक सभा में शिरकत की, जहां वो पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप के घर उनके बड़े भाई अशोक कुमार सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। अखिलेश यादव के साथ सपा नेता राजेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। दोनों के साथ समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं ने बाराबंकी में अशोक कुमार सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी समाजवादी पार्टी गोप परिवार के साथ है। साथ ही ट्वीट करके भी श्रद्धांजलि अर्पित की। अरविंद कुमार सिंह गोप के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह का मंगलवार रात हार्ट अटैक से निधन हो गया था। अशोक सिंह साल 2015 में निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए थे। समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर अशोक कुमार सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया। पार्टी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की, साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यादव परिवार ने पहला त्योहार मनाया। आज भैया दूज है और इस मौके पर मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव इटावा पहुंचे और अपनी इकलौती बहन कमला देवी के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास पर दीपावली पर्व पर भैया दूज के मौके पर आशीर्वाद लेने पहुंचे और उनसे टीका करवाया। शिवपाल सिंह यादव ने अपनी बहन के घर करीब 1 घंटे का समय बिताया। 1989 में पहली बार मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सत्ता पर मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी के बाद से लगातार मुलायम सिंह यादव अपनी बहन कमला देवी के यहाँ भैया दूज पर आते रहे हैं। प्रसपा अध्यक्ष ने त्योहार के इस पावन मौके पर अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव को भी याद किया, भावुक हो गए। नेताजी की तो कमी हमेशा हम लोगों को आती रहेगी और इस कमी को पूरा भी नहीं किया जा सकता है। अब ठीक है, अब नेताजी के आदर्शों पर चलना है, बस नेताजी के आदर्शों पर चल करके जो भी है राजनीति, और राजनीति का भी समय नहीं है इस समय, लेकिन नेताजी के आदर्शों पर हम राजनीति करेंगे। हालांकि उन्होंने इस मौके पर किसी भी तरह की राजनीतिक बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने निकाय चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का इरादा जरूर कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर जा उन्होंने गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में शिरकत किया। सूरजकुंड में हो रहे इस चिंतन शिविर में योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशों के गृह मंत्रियों की मौजूदगी में यूपी की कानून व्यवस्था के योगी मॉडल के बारे में बताया, जहां वो यूपी में बीते 5.5 वर्षों में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की सफलता और इच्छा शक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माफिया और अपराधियों की काली कमाई से जुटाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चला, जो पूरे देश के लिए उदाहरण बना, उसकी भी चर्चा की। मार्च 2017 से अक्टूबर 2022 तक यूपी पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई की, सीएम ने ये भी जानकारी दी। साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों के विरुद्ध रणनीति के तहत की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी दिया। जो कानून व्यवस्था की चर्चा उत्तर प्रदेश में है, उसकी चर्चा यहाँ पे भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी के मामले में हो, चाहे अगर बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में हो, तो उनके यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी रखे जाएंगे, उनके उदाहरण भी यहाँ पे रखे जाएंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल डालने के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पे होने की संभावना है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 2 दिन के चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित
5 प्रण के लिए कार्य योजना तैयार करना है। गृह मंत्री के चिंतन शिविर में साइबर अपराध प्रबंधन के लिए इकोसिस्टम विकसित करने, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, आपराधिक न्याय प्रणाली में IT के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा एवं अन्य आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चिंतन किया जाएगा। गृह मंत्रियों के इस चिंतन शिविर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने वाले हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड से ABP गंगा के लिए अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए जिले जिले में फसलों के नुकसान का सर्वे का काम शुरू हो गया है। लेकिन सीतापुर में ऐसा ही सर्वे करने के लिए जब राजस्व टीम एक गांव में पहुंची तो वहां पर किसानों ने एक लेखपाल को बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने जिस लेखपाल को बंधक बनाया उसका नाम अमित शुक्ला है, जिस पर आरोप है कि पिछले साल आई बाढ़ के बाद मुआवजे के लिए सर्वे के नाम पर अमित शुक्ला ने मुआवजा दिलाने के लिए हर किसान से 200 रुपए लिए थे। जो तुम अगवा करते हो बराबर बस सबसे बड़ी गलती है भाई आए नहीं तुम अब कारण उसका जान कर रहा कारण बताए यार तुम आए हो तो गूगल वाला पैसा इनका लोगन के हम वापस कर दो तुम 200 रुपया बीघा के हिसाब से नहीं ये का जत्ता है वत्ता हाँ जी का जत्ता है वत्ता वो कर दो ठीक और फिर यह लिस्ट तुरंत बनाए के हाँ तुरंत पैसा और फिर यह वाली लिस्ट डाल दे हाँ डाल दे डाल दे भाई अब अगर न डरी हो डाल दे भाई नहीं अगर न डरी हो तो सब पेंटर हो जाएंगे। आपने जो पैसा लिया आप इनको पैसा वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बात नहीं तो ये काम लेंगे कि पैसा लेंगे वापस? नहीं पैसा ले हैं तो लगभग कितना रुपया होगा जो भी हो। इस बार भी बारिश और बाढ़ से फसल बर्बाद होने पर नुकसान का सर्वे करने के लिए फिर से वही राजस्व कर्मी पहुंचे तो उन्हें देखते ही ग्रामीणों ने पिछले साल दिए गए पैसे वापस देने की मांग की और उन्हें घेर कर बैठा लिया। यह लिस्ट तुरंत बनाए के हाँ तुरंत बाद में आरोपी लेखपाल अमित शुक्ला ने कैमरे पर कबूल किया कि उसने फसल के नुकसान के सर्वे के नाम पर पैसा लिया था और वो किसानों के पैसे वापस करने को तैयार है, लेकिन गाँव वाले लेखपाल से लिखित कबूलनामे की मांग पर अड़ गए। जो तुम अगवा करते हो बराबर बस सबसे बड़ी गलती है भाई आए नहीं तुम अब कारण उसका जान कर रहा कारण बताए यार तुम आए हो तो गूगल वाला पैसा इनका लोगन के हम वापस कर दो तुम 200 रुपया बीघा के हिसाब से नहीं ये का जत्ता है वत्ता हाँ जी का जत्ता है वत्ता वो कर दो ठीक और फिर यह लिस्ट तुरंत बनाए के हाँ तुरंत पैसा और फिर यह वाली लिस्ट डाल दे हाँ डाल दे डाल दे भाई अब अगर न डरी हो डाल दे भाई नहीं अगर न डरी हो तो सब पेंटर हो जाएंगे। आपने जो पैसा लिया आप इनको पैसा वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बात नहीं तो ये काम लेंगे कि पैसा लेंगे वापस? नहीं पैसा ले हैं तो लगभग कितना रुपया होगा जो भी हो। तमाम कोशिशों के बावजूद जब ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे तो आखिरकार आरोपी लेखपाल ने पैसा वापस करने पर लिखित बयान देने के लिए तैयार हो गया। सीतापुर से ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।